तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जितना आप हम लोगों ने बेयर एक्ट से कवर करा वो तो बेयर एक्ट वाली बात थी, लेकिन उसका इन डिटेल क्या पार्ट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो देखिए उन डिटेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं क्या नहीं आ सकती हैं वो थोड़ा आप लोगों को नोट डाउन करना है, और केस लॉज में आपको शेयर कर दूंगा। पीपी से बहुत सारे केस लॉज भी बनते हैं, वो सारे पार्ट्स में आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो आप लोग थोड़ा जल्दी फटाफट लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। देखिए पीपी के बारे में हम लोगों ने कल तो डिस्कस कर लिया कि पीपी को कौन अपॉइंट करता है, क्या करता है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग को एक्स्ट्रा सेक्शन भी पढ़ना है, दैट इज सेक्शन 25, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन जो सेक्शन 24 से रिलेटेड पार्ट्स थे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये निकल के आता है, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि पीपी का जो जॉब है, पीपी का जो पोस्ट है वो एक सिविल पोस्ट नहीं है, इट इज नॉट ए सिविल पोस्ट। ये बहुत बार पूछ देते हैं एपीओ के एग्जाम्स वगैरह में कि मैंने बताया था ना एवरीथिंग अबाउट सीआरपीसी है, तो इसमें सब कुछ मैं कवर कर दूंगा, आपका एडीजे हो, एपीओ हो या आपका सीजे हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर पीपी जो है सिविल पोस्ट को होल्ड नहीं करता है, ये किस केस लॉ के अंदर कहा गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ देते हैं। तो इसका केस लॉ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, रिसेंट वाला और फर्स्ट वाला दोनों केसेज में आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट लिख लेना कि पीपी सिविल पोस्ट होल्ड नहीं करता है। सो द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, द होल्डर ऑफ एन ऑफिस ऑफ द पीपी, द होल्डर ऑफ एन ऑफिस ऑफ द पीपी डज नॉट होल्ड a civil post। यहां पर लिख दिया है does not hold a civil post, does not hold a civil post। सो ये कोई सिविल पोस्ट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। दूसरी बात इसी के साथ अटैच करके लिख देना, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी, पीपी के अपॉइंटमेंट में, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी the principle of master servant relationship does not apply। so the principle of master servant does not apply, ये भी लागू नहीं होता। वो मेरा मालिक नहीं है सरकार, ठीक है, इस चीज को दिमाग में डाल लेना जो लोग पीपी बनना चाहते हैं उनके लिए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बात जो है सबसे पहले जो निकल के आई थी, दो केसेस में आपको शेयर कर रहा हूं, दोनों केसेस भी आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। तो पहला केस जो आया सबसे पहले वो आया था, इसका मामला स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जौहरी मल। सो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जौहरी मल, साइटेशन पूरा लिखना है, लिख लो, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 3800। आप देखेंगे ये केस फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा। एक और केस मैं आपको शेयर कर रहा हूं, दीपक अग्रवाल वर्सेस केदार कौशिक, ये भी केस बहुत बार मिलेगा। सो दीपक अग्रवाल, इसको जो प्रिंसिपल यहां निकाला गया जौहरी मल के केस में, इसी को फिर से फॉलो किया गया दीपक अग्रवाल के केस में। सो दीपक अग्रवाल वर्सेस केदार कौशिक, केदार कौशिक। सो दीपक अग्रवाल वर्सेज केदार कौशिक, आप साइटेशन लिख लो, 2013 वॉल्यूम है 5 SCC 277। तो कभी भी पीपी जो है कोई सिविल पोस्ट होल्ड नहीं करता है, ये कोई किसी का नौकरी भी नहीं करता, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं है, बस इतना जान लीजिए। अब इसके साथ एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि पीपी तो समझ गए होंगे कि पीपी का रुतबा क्या है, पीपी का लेवल क्या है। पीपी जो है सेशंस कोर्ट के लिए होता है, पीपी जो है हाई कोर्ट के लिए होता है। लेकिन जो हाई कोर्ट से नीचे है या सेशन कोर्ट से नीचे, यानी सेशन कोर्ट से नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कौन जाता है प्रोसिक्यूशन का काम करने के लिए? तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो लोग जाते हैं प्रोसिक्यूशन का काम करने के लिए, उसका नाम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो असिस्टेंट होता है, वो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो असिस्टेंट पीपी होते हैं, इसका रिक्रूटमेंट होता है, इसका अपॉइंटमेंट होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप इसको बोल सकते हैं ये सरकारी नौकर हैं, दे आर कंप्लीट सरकारी नौकर, दे आर कंप्लीट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये असिस्टेंट पीपी जो होते हैं अंडर सेक्शन 25, ये होता है। इन दोनों में फर्क होता है,
असिस्टेंट पीपी की बात करते हैं तो दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी आपको मैं मेंशन कर देता हूं साथ के साथ, आप लिख लीजिए। असिस्टेंट पीपी, असिस्टेंट पीपी शॉर्ट में आगे से लिखूंगा मैं ASST पीपी, तो आप समझ जाएंगे। सो असिस्टेंट पीपी आर एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के नौकर होते हैं, स्टेट के एम्प्लॉय होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। दे होल्ड सिविल पोस्ट, ये सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं, इनको बोलते हैं आप सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं, दे होल्ड सिविल पोस्ट। उसके अलावा दे आर, यानी ये सब असिस्टेंट पीपी, दे आर आंसरेबल, ये जवाबदेही इनकी होती है, दे आर आंसरेबल फॉर देयर कंडक्ट, फॉर देयर कंडक्ट टू द हायर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, टू हायर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इनको नौकरी से निकाला जा सकता है, अगर इनको नौकरी पे रखा जाता है तो नौकरी से इनको निकाला भी जा सकता है, इस चीज को समझ लीजिए। और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं देयर अपॉइंटमेंट, यानी कि किनका अपॉइंटमेंट, असिस्टेंट पीपी का अपॉइंटमेंट। ये सब हम लोग असिस्टेंट पीपी की ही बात कर रहे हैं। सो असिस्टेंट एपीपी का, सॉरी पीपी का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट is governed by, is governed by, governed by the service rules, the service rules framed by the, framed by the respective state government। ये फर्क दिमाग में हमेशा रखना, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और इसके लिए मैं आपको सपोर्टिंग केस लॉ भी दे रहा हूं, लिख लेना इस केस का नाम, समेंद्र दास, SAMENDRA, समेंद्र दास कॉमा एडवोकेट वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये साइटेशन है आपका 2004 वॉल्यूम 2 SCC 274। ये रहा आपका केस लो, उतार लो आप लोग। वैकेंसी कैसे निकलता है सर? हाँ, एपीपी का वैकेंसी कैसे निकलता है सर? गवर्नमेंट निकालती है, नोटिफिकेशन करती है, जैसे जुडिशरी का आता है वैसे आएगा उसका भी वैकेंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगा। हमारा यहाँ सर 4 साल हो गया सर, वैकेंसी अब तक नहीं निकला है सर। हाँ 4 साल आपके यहाँ हो गया, बिल्कुल सही। 4 साल में निकलती है आपके यहाँ नहीं निकली है 4 साल से, मुझे ही पता है। अभी आने वहाँ पे वाले सर वो शेड्यूल ही है अपना, 4 साल में एक बार निकालते हैं। ऐसा नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे आपके यहाँ। 2013 में से निकला था। हाँ ये अक्सर स्लो ही चलता है हर एक स्टेट में, आपके यहाँ नहीं, हर एक स्टेट में स्लो चलता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये बता दिया आपको कि पीपी और एपीपी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये नौकर हैं या नहीं है, ये मालिक हैं, वॉट एवर दे आर, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है कि अगर पीपी का अपॉइंटमेंट होता है, वो सिविल पोस्ट भी होल्ड नहीं करता है, बड़ी मजेदार बात है, उसका कोई मालिक भी नहीं होता है, देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता, तो क्या एक पीपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो कोई कंडीशन होगा, हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता उसको अपने पोस्ट से? जा सकते हैं सर। किस आधार पे हटा देंगे सर? ग्राउंड क्या होगा हटाने का? ग्राउंड, अगर ग्राउंड का मतलब है सर वो अपना काम ठीक से अगर सर डिस्चार्ज हिज ड्यूटी नॉट प्रॉपर्ली सर। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जौहरीमल। मैं बोल दिया पहले कि आपको ये केस फ्रीक्वेंटली मिलेगा, इसलिए इस चीज को ध्यान देना। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जौहरीमल, AIR, रिपीट करते करते आपको याद हो जाएगा, 2004 सुप्रीम कोर्ट 3800। तो ये केस में क्या कहा गया, इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा गया कि अगर, लिख लीजिएगा, दी
पॉलिटिकल एक्टिविटी, शॉर्ट कर दे रहा हूं थोड़ा इजी हो रहेगा, ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो कौन, पीपी, ए पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय द पीपी शैल बी, शैल लगा दिया है, शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन टू होल्ड द पोस्ट, टू होल्ड द पोस्ट। तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है अगर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज कर लेता है, उस कंडीशन में वो होल्ड, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते चलते हैं, जहां अपना सेक्शन 24 को दिमाग में बिल्कुल रखना, सारी चीजें मैं आपको जहां तक अभी तक के लिए मेरे पास हैं सारी की सारी चीजें आपको शेयर कर दूंगा। रिसेंट केस लॉ जरूर देखना, आप लोगों को मैंने बोल दिया ऐप के थ्रू देख लो, लाइव लॉ का ऐप अभी चल रहा है अभी टॉप पर, उसके थ्रू आप लोग हेल्प ले सकते हो। मात्र 600 रुपये समथिंग अभी लगता है, आई हैव नॉट श्योर, बट 600 रुपये लगते हैं मात्र, 600 पर ईयर के लिए शायद ऐसा कुछ है। 6 मंथ का है सर वो 6 मंथ का है तो मुझे ध्यान नहीं है, तो है। चलिए 1200 रुपये साल का है तो फिर भी सस्ता है। तो देखिए मैं क्या आपको बताता, एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि क्या पीपी जो है अपील फाइल कर सकता है अगर जहां पर किसी कोर्ट ने अक्विटल कर दिया है किसी केस के अंदर किसी अक्यूज्ड को। तो सपोज कहने का मतलब एक ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में हमारा ट्रायल चल रहा था, लेकिन उसमें जो अक्यूज्ड है उसका अक्यूज्ड का अक्विटल हो गया। तो अगर अक्यूज्ड का अक्विटल होता है तो उस केस में अक्विटल के खिलाफ क्या पीपी अपील फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर है यहाँ पर। और एक टेक्निकल चीज मैं आपको यहीं पर शेयर कर रहा हूँ, इसको नोट जरूर कर लेना, ये आगे काम आने वाला, पहले बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, या कि याद रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा। देखिए मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी किसी अपने मामले में कहेगी कि अक्विटल के अगेंस्ट में हम लोग अपील फाइल करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कह सकती है कि अक्विटल के अगेंस्ट में हम लोग अपील फाइल करेंगे, एज द केस में भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां मामला हम लोग लेते हैं वहां पर एनडीपीएस के केसेज हो जाते हैं, सीबीआई के केसेज हो जाते हैं, एनआई के केसेज, एनआई मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी वाले जो केसेज होते हैं वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपने मैटर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने मैटर होते हैं। पीपी का रोल तो आपको पता है, हाई कोर्ट के अंदर भी होता है, सेशंस कोर्ट के अंदर भी होता है। तो रहा सवाल अपील फाइल करने का, तो वैसे मामलों में क्या होगा, तो इसमें बड़ा फेमस केस है लालू प्रसाद यादव का, लालू यादव का केस है। और लालू यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी, वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। अपने सीआरपीसी में 2 प्रोविजन है, याद रखना, याद रखने के लिए मैं बिल्कुल इजी मोड में शेयर कर रहा हूं। 378 सब सेक्शन 1 और 378 सब सेक्शन 2 है, तो दोनों 378 का ही पार्ट, यानी दोनों समय 378 ही है। लेकिन 378 अगर हम बात करें सेक्शन की, तो इसमें अंडर सेक्शन दिस स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे सकती है किसको, पीपी को, मे डायरेक्ट टू पीपी, किस बात के लिए, टू फाइल एन अपील, टू फाइल एन अपील, ध्यान दीजिएगा, टू फाइल एन अपील। अब ये याद रह जाएगा, देखिए अपील का चैप्टर जहां आएगा वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या है। सो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू पीपी टू फाइल एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल, सो फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल, ACQUITTAL अक्विटल। और 378 सब सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना सिंपल है, याद रखना भी इजी है अभी से। So central government may direct the PP, same procedure. So central government may direct its PP to file an appeal from an order of acquittal. ये प्रोविजन है सेक्शन 378 सब सेक्शन 1 का, सेक्शन 378 सब सेक्शन 2 का। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीआरपीसी में ये डायरेक्ट प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 378 सब सेक्शन 2 के तहत अपने पीपी को आदेश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि भैया अक्विटल के अगेंस्ट में, अक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करो। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो 378 के अंदर दे सकता है, सब सेक्शन 1 के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि द पीपी
हैज टू बी एसोसिएटेड इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो आप एक लाइन में लिख लेना, द पीपी thus has to be associated in an appeal from an order of acquittal और ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, लालू प्रसाद यादव, इनका पूरा नाम जो ऑन पेपर आता है वो लालू प्रसाद यादव है। तो आप लोग भी शॉर्टकट पार सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2010 का मामला है ये, सुप्रीम कोर्ट 1561। तो ये सब केसेज भूलने वाले नहीं है, नाम से ही याद रह जाएगा, नेम फेम सब है तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में भी डाल लेना। पीपी के कितने रोल में आपको कहां कहां से बताऊंगा वो आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पीपी का क्या क्या हो सकता है, पीपी से रिलेटेड सीआरपीसी में कितने प्रोविजंस दिए गए हैं, हाउ मेनी प्रोविजंस आर देयर रिलेटेड विथ पीपी इन दिस सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या क्या है पीपी के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंटरेस्टिंग चीज। इंटरेस्टिंग क्या है कि क्या एक पीपी कभी सरकार के खिलाफ किसी केस में खड़ा हो सकता है, क्या अपीयर कर सकता है किसी केस के अंदर या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं कर सकता है सर। नहीं कर सकता है, ये कहाँ मेंशन है सर कि नहीं कर सकता है? देयर इट इज मेंशन, देयर इज ए केस लॉ, केस का नाम है सुनील कुमार। ये सब फेमस केस हैं, ये लैंडमार्क केसेज हैं, ये याद रखिएगा, ये पीपी के एग्जाम में पूछेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये बात मत बोलना कि सर नहीं बता, या इंटरव्यू में पूछ दे, कुछ भी हो सकता है। PHOTA, फोटा शेख फोलर, नाम थोड़ा टेढ़ा है, फोटा शेख फोलर, PHOLAR। और ये केस आज का नहीं है, 1984 का डिसाइडेड है, वहां से निकल के आ रही है बात। AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1591। इस केस में एक लाइन में बात कही गई कि स्टेट के अगेंस्ट में पीपी अपीयर नहीं कर सकता। सो आप लिख सकते हैं एक लाइन में, पीपी कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट स्टेट, अपीयर अगेंस्ट स्टेट, इतना इजी है। कभी भी राज्य के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है एक पीपी। अब और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसके साथ ही साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ जी सर, जब ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में नहीं है फिर भी? हाँ, क्या दिक्कत है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में नहीं है फिर भी पीपी तो सरकार के तरफ से होता है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है जो मालिक कहेगा वही नौकर करेगा। सो स्टेट इज नॉट द मालिक, स्टेट इज नॉट द मास्टर एंड पीपी इज नॉट द सर्वेंट। नौकर नहीं है ये, नौकर कौन हो जाएगा? APP हो जाएगा। सॉरी, कहने का मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो जो कहेगा वो उसको सुनना पड़ेगा, अगर वो नहीं सुनेगा तो बोलेगा कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि मालिक अपने नौकर को अनुशासन में रखता है। तो APO जो होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, वो मालिक नौकर के रिलेशनशिप में आएगा, एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आएगा। उसके लिए रूल्स सब कुछ है, रूल्स है, स्टैट्यूट है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए कहा गया है कि ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग नाम से बन के जाते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है समथिंग डिफरेंट, इनका रूट ही अलग होता है। इनका अपॉइंटमेंट के लिए कल आप लोगों को बताया था किस सेक्शन के तहत अपॉइंटमेंट होता है, 24 में कौन सा सब सेक्शन लगता है जिसके तहत अपॉइंटमेंट होता है? रिमेंबर और फॉरगेट? इन शॉर्ट याद है? डीएम लिस्ट किस सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर बनाता है? सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 6। तो सब सेक्शन 5 में है, 4 में डीएम लिस्ट बना देगा, सब सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देख लो आप लोग के सामने है, ये कहा गया, ये रहा।
नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पीपी और एपीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस सो एंड सो। तो किसी भी पर्सन को पीपी या एपीपी तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उनका नाम पैनल के लिस्ट में नहीं है। और पैनल का लिस्ट कौन बनाएगा? तो सबसेक्शन 4 के तहत उनका पैनल में नाम बनेगा। हाँ जी, डीएम बनाएगा, डीएम कंसल्ट विद सेशन जज। हाँ, डीएम इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज ही बनाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको चाहिए उस पर भी मैं केस लॉ दे दूंगा, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि पीपी इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ही मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। पीपी जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और इसको स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी आजादी होती है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो काम करता है, वो नौकर नहीं होता है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाँ एक और ओके, थैंक यू, वेलकम। तो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज यहां पर शेयर कर देता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आईओ, पुलिस वाले जो होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, होता क्या है कि जब कोई केस एफआईआर रजिस्टर होता है तो पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना और इसका पीपी का काम होता है प्रोसिक्यूशन करना। सो आईओ का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और एपीपी या पीपी का काम है क्या? प्रोसिक्यूशन करना। सो देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर अस कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है क्या कंसल्ट करके, पीपी से कंसल्ट करके वो इन्वेस्टिगेशन करेगा या उसको कंसल्ट करना जरूरी है? या वो जब कभी नॉर्मली क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है पुलिस के तरफ से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टेक्निकल बात है, जब कभी भी ये आगे भी काम आएगा, चार्ज फ्रेमिंग के समय भी काम आएगा, जो वही मैं अब भी बता रहा हूं वो वहां काम आएगा। तो नॉर्मली जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है और जब उनको पुलिस रिपोर्ट बना करके अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी सबमिट करना होता है, रिपोर्ट को कोर्ट में जाते समय कोर्ट में सबमिट करना होता है। तो यहां पर इनके लिए एक सिचुएशन बड़ी दुविधा वाली ये होती है कि क्या हम लोग जो अपना रिपोर्ट बना चुके हैं, पुलिस रिपोर्ट जो हमने बनाई है, जो केस डायरी हमने लिखी है, हमें इसको पीपी को दिखाना कंपलसरी है क्या? क्योंकि इस केस डायरी का इस्तेमाल तो पीपी करने वाला है। पीपी इसी केस डायरी के बेस पर कन्विक्शन स्टैब्लिश करेगा कोर्ट के अंदर। तो क्या इट इज इट कंपलसरी टू कंसल्ट द पीपी फॉर आईओ? क्या आईओ के लिए ये कंपलसरी है कि वो पीपी को कंसल्ट करे? ये भी क्वेश्चन आता है, एपीओ में आता है। ये सब ये पीओ, ये चैप्टर ही जो सॉरी सेक्शन ही जो है एपीओ वाला है, तो ये आएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मींस आईओ इज नॉट बाउंड टू कंसल्ट पीपी। आईओ इज नॉट बाउंड टू कंसल्ट पीपी बिफोर फाइलिंग द पुलिस रिपोर्ट। ये बात भी जो मैं बता रहा हूं इसका भी बैकअप दे रहा हूं आपको। इसका केस का नाम है आर सरला वर्सेज टीएस वेलू, आर सरला वर्सेज टीएस वेलू, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 1731। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बड़ी सिंपल से कही, दी आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट, यहां मैंने नॉट लिख दिया है, नॉट बाउंड टू कंसल्ट, not bound to consult the PP before filing a police report, before filing a police report, before filing a police report। So, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के पहले कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन भी बड़ा सीधा है कि इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन आर टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस और प्लेड बाय टू डिफरेंट पर्संस, ये भी याद रखना है। सो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन आर two different functions, two different functions, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पीपी से। कल आप लोगों को नहीं लग रहा हो कि इसमें कुछ पढ़ने के लिए है एक्स्ट्रा? कितनी सारी बातें निकलते जा रही हैं थोड़े थोड़े करके।
ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ ताकि कहीं से आपको कोई गाइड पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई मना थोड़े है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपडेट रहने की जरूरत होगी केस लॉ के साथ। केस लॉ के साथ जरूर अपडेट रहना, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ, ठीक है। केस लॉ याद रखने के लिए भी कोई ट्रिक है क्या? क्या केस लॉ याद नहीं होता सर। केस लॉ याद इससे करेंगे सर। इनका नाम वगैरह ना वो याद नहीं रह पाता, उसका डिटेल तो याद याद हो रखने का जाता बड़ा है। शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी मैं बता दूंगा। वो आपको जब भी केस लॉ पढ़ते हैं ना, तो केस लॉ को उसके प्रसंग के हिसाब से याद रखना चाहिए, उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से याद रखना चाहिए। और जब कभी भी पढ़िए तो पढ़ना सिर्फ नॉर्मली पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करना है, उसको लिख डालिए। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस पहले से बनी हुई है तो मेंस में बहुत अच्छे से आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कायदे से, स्पीड अपने आप आ जाएगी। क्योंकि वहां आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे का मतलब 90 मिनट्स मिलता है, और 90 मिनट के अंदर 90 मिनट्स के अंदर 6 अलग अलग क्वेश्चन लिखने होते हैं, 6 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होता है। और अगर उसमें आपने कोई क्वेश्चन छूट गया आपके तरफ से 15 नंबर का 20 नंबर का तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, या 5 मार्क्स का भी छूट गया तो बहुत बड़ी बात होती है। सो 90 मिनट्स के अंदर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस अभी से आप रखिए। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी कोई क्वेश्चन निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए, अभी इमीडिएट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपनी कुछ पढ़ा ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपने पढ़ रखा है, दैट इज ए डिफरेंट इशू, मैं उस पर बात नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अभी कम से कम जो चीज आपको बता रखी है ना, उसका सिनॉप्सिस बनाते रहिए। सिनॉप्सिस बना करके अपने पास रखिए, और जो भी केस लॉ, जैसे मैं ये केस लॉज बता रहा हूँ, आर सरला टीएस वैल्यू ही आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है, तो इस केस की रिलेवेंसी क्या है यहाँ पर? बस सिंपल सी रिलेवेंसी है। तो इसको आप जो लैंग्वेज समझ में आता है, आपको हिंदी आती है तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि शुद्ध हिंदी में लिखना शुरू कर दो, आप हिंदी इंग्लिश मिला के लिख दो। आपको उड़िया आती है तो आपको उड़िया इंग्लिश मिला के लिख दो, बंगाली आती है तो बंगाली इंग्लिश मिला के लिख दो। आपको जो लैंग्वेज आती है आपके दिमाग में याद रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके नोटबुक में कैसे लिखा है, कहां लिखा है, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में वो चीज छपी रहनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस तक नहीं, इंटरव्यू तक काम आ जाए, इंटरव्यू तक काम आ जाए, इवन आफ्टर उसके ज्वाइनिंग भी काम आ जाए, वो आपके अच्छा माइंड सर, में ये छपना चाहिए। एग्जाम में सर जो आपने ये बताया है नॉट बाउंड, इसे हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना? जैसे लिख ये तो सकते फिर हैं, नो लर्न। डाउट लिख जरूर सकते हैं। केस लॉज लिखने के लिए कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी केस लॉज किसी भी वेयर एक्ट के अंदर या किसी कमेंट्री बुक के अंदर, किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर एज इट इज नहीं छापते हैं। एज इट इज जहां छापेंगे वहां पर वो ऐसा कोटिंग लगा देंगे। कोटिंग लगाने का मतलब है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मेंशन किया गया था, डिट्टो वो उतार के आपको दे रहे हैं। उसका पैरा का लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये उनकी पहचान है। ये ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट को उतार दिया उन्होंने। अगर ऐसा नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया है, या अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा इजी मोड के लिए कर दिया है। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब नो डाउट। एग्जाम में भी हम ये काम कर सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि एज फार एज पॉसिबल आपको लीगल टर्म्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ए लीगल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, तो आपको लीगल टर्मिनोलॉजी पर थोड़ी पकड़ ज्यादा रखनी है। ये नहीं कि आपने जनरल इंग्लिश का इस्तेमाल कर देना है ज्यादा। इसीलिए आप लोग को बोलता हूं कि जो लिखा है उसी को एज इट इज कॉपी करते रहें थोड़ा थोड़ा, तो दिमाग में रिपीट होता रहेगा एक एक शब्द। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये होता है, अगर किसी केस का इंचार्ज है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर किसी पर्टिकुलर केस का इंचार्ज है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है उस केस को या नहीं कर सकता है उस केस को? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें और आता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्या एक पीपी अपनी मर्जी से किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं, या स्टेट के डायरेक्शन पर उसको केस को विड्रॉ करना है। ये एक बड़ी बात होती है। स्टेट जब तक डायरेक्शन नहीं देगा तब तक वो विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा। स्टेट की तरफ मुंह देखता रहेगा कि हाँ स्टेट ने ऑर्डर किया विड्रॉ करने के लिए तो विड्रॉ करेगा। पीपी की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट पीपी की बात नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि जहां तक विड्रॉवल ऑफ द केस की बात होती है, देखिए एक और सेक्शन मैं आपको यहां सिखा देता हूं। जैसे भी आपको 378(1)(2) सिखा दिया, उसी तरीके से क्या है,
उसी तरीके से आपको एक नया सेक्शन और सिखा देता हूं, याद जान लीजिए। जब हम केस को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉवल ऑफ द केस, और वारंट केस का नाम तो आप लोग समझ ही रहे, वारंट केस का मतलब क्या है, यानी वैसे केस जिसमें 2 साल से अधिक का पनिशमेंट होगा, उस टाइप के मामले। सो विड्रॉवल ऑफ केसेस के लिए कौन सा सेक्शन है, किसी ने पढ़ रखा है तो बता सकते हैं आप में से कोई? विड्रॉवल ऑफ केसेस सर इसमें ना 224 है सर, और रीड भी 321 है। हाँ, तो 321 है, हम लोग यहाँ 321 की बात करेंगे। सो यहां पर सीधा सीधा याद रखिएगा कि विड्रॉवल ऑफ केसेस के लिए सेक्शन है अपने पास 321 सीआरपीसी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर किसी केस का इंचार्ज है तो वो कॉम्पिटेंट है टू अप्लाई फॉर विड्रॉवल अंडर सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई स्टेट गवर्नमेंट का नौकर नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतजार करे कि इस केस को विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। कॉन्ट्रेरी, उसको ये चाहिए कि वो गुड फेथ पर काम करे, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसको देख करके केस को विड्रॉ करे, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन, अपने विवेक के हिसाब से वो केस को विड्रॉ करे। बिकॉज ऐसे इसी केस में कोर्ट ने कहा कि एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का ऑर्डर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर इस मामले में, विड्रॉवल के मामले में बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी तक जो भी सेक्शंस बता रहा हूं सब सेक्शंस को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट में मैं बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए कि जैसे सेक्शन 24 अभी पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 24 से रिलेटेड जितने सेक्शंस मैंने बताए उन सबको आप कहीं ना कहीं लिख के रख दो, रिलेटेड विथ या रीड विथ करके। ठीक है, तो आपको वो काम आ जाएगा। नाउ तो लिख लेना, इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है। केस का नाम है शिवनंदन पासवान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो नाम है शिवनंदन पासवान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट 194। ये आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है, लेकिन आज तक के रिलेवेंसी बनाए हुए है। क्या है? A PP, public prosecutor, in charge of a case, in charge of a case is competent to apply, is competent to apply for withdrawal, for withdrawal under section 321 CRPC। तो अगर वो कॉम्पिटेंट है, और दूसरी बात इंचार्ज है, यानी उसके पास केस होगा तभी वो इंचार्ज होगा, और जब इंचार्ज है तो वो कॉम्पिटेंट होगा, तो वो विड्रॉ कर सकता है। अभी एक रीसेंट केस मैं आपको देता हूं 2014 का, बैराम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बैराम मुरलीधर, बैराम मुरलीधर, बैराम मुरलीधर वर्सेज स्टेट ऑफ AP, आंध्र प्रदेश, AIR 2014-2014, सुप्रीम कोर्ट 3437। ये केस भी कभी कभार दिखता रहेगा, फ्रीक्वेंटली नहीं उतना दिखता, लेकिन दिखता है। तो ये विड्रॉवल के मामले में मैं आपको सीधा सीधा शेयर कर रहा हूं कि एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहां लिख लेना, एन ऑर्डर of the government on the PP, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं withdrawal of case matters, withdrawal of case matter के मामले में। So an order of the government of on the PP इन दिस रिगार्ड, यहां लिख दीजिए इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब है किस मामले में, तो ये आपको मेंशन कर दिया, इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होगा, यानी सरकार के आदेश पीपी के ऊपर लागू नहीं होंगे एज फार एज विड्रॉवल ऑफ द केस इज कंसर्न। सिर्फ विड्रॉवल के मामले में कह रहा हूं, बाकी के मामले में नहीं कह रहा हूं, सब में मत मिक्स कर देना।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दे रहा हूँ। सर हाँ जी बोलिए जल्दी से। सर वो 2017 में तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस थे, उनको तो विड्रॉ कर लिया था सर गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। हाँ सर बिल्कुल सही है। मतलब थोड़ा बाइंडिंग सा नहीं बैक कर कर सकते हैं सर। दीजिए। नहीं बाइंडिंग नहीं कर सकता, बाइंडिंग करना अलग चीज हो गई। सर बैक कर दीजिए, एक वर्ड और छूट गया है। हाँ, उतार लो आप लोग। वो एक और वो पॉइंट मैं गवर्नमेंट ऑर्डर हाँ जी, गवर्नमेंट ऑर्डर पे विड्रॉ कर सकते हैं सर। हाँ गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है तो विड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग होने का मतलब कि मैंने आपको ये कहा कि तुम ये करो तो आपको करना मजबूरी हो गई, ऐसा जी सर। उसको बोल रहे हैं बाइंडिंग के सेंस में हम लोग। ठीक है, बांध देना मतलब गवर्नमेंट के आदेश से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको बोला कि ही इज नॉट ए मास्टर, जो मास्टर सर्वेंट रिलेशन है प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू नहीं होता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, वो नौकर है ही नहीं। मैंने आपको बताया था अभी दीपक अग्रवाल का केस में, और जौहरी मल का भी केस उसी में है। चलिए आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं पीपी की, तो पीपी के अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कंसल्ट करेगा किसको? सेशंस जज को, या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो है वो कंसल्ट करता है व्हाइल क्रिएटिंग ए लिस्ट, व्हाइल मेकिंग ए लिस्ट, पैनल ऑफ नेम का जो लिस्ट बनाता है। तो इसमें एक मुद्दा, इसमें भी एक टेक्निकलिटी सामने से आई कि अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कंसल्टेशन तो कर दिया, तो एक पॉइंट यहां पर दो पॉइंट मैं आपको शेयर करता हूं, जरा टेक्निकल है समझना। पहला चीज होता है कंसल्टेशन, यहां लिखा गया, मैं आपको शो कर देता हूं, क्या लिखा है, इन कंसल्टेशन विथ द सेशंस जज। तो कंसल्टेशन तो लिख दिया इन्होंने कि कंसल्ट करना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन? कंसल्टेशन शब्द का मतलब क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और मुद्दा निकलता है कि अगर कंसल्टेशन कर भी लिया तो क्या अब कंसल्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि एबीसीडी पर्टिकुलर नाम को ओके कर सकता है वो, या डिस्ट्रिक्ट जज के नाम है इधर, यानी कि मान लो जस्ट से फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, ये चार एडवोकेट्स हैं, ये डीएम की पसंद है, और अगर ई एफ जी एच ये डिस्ट्रिक्ट जज की पसंद है, तो किसका पसंद प्रिवेल करेगा, किसका नाम प्रिवेल करेगा, किसको प्राइवेसी दी जाएगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको प्राइमेसी दी जाएगी, ये वाली बात आती है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे देता हूं। जब कंसल्टेशन का मुद्दा निकलता है कि कंसल्टेशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो कंसल्टेशन का बात जो निकला, कंसल्टेशन का जो इशू निकला, ये बहुत दूर तक चला गया। यहां तक कि इतनी दूर तक चला गया ये कंसल्टेशन का मुद्दा कि ये कंसल्टेशन का मुद्दा चीफ जस्टिस वाले कंसल्टेशन तक चला गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले कंसल्टेशन तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन तक चला गया, और उसमें ये बात फिर कहना पड़ा इनको, सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा। अभी 2011 का केस में दे रहा हूं आपको, उस केस में कहना पड़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्टेशन देता है या कंसल्ट करना होता है वहां पर, दैट इज नॉट द सेम इन द केस ऑफ पीपी। ये पीपी वाले केस में ये जो लिस्ट बनती है डीएम के साथ बैठ करके, उसका कंसल्टेशन और इसके कंसल्टेशन में फर्क है, वो वाला पार्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वाला पार्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहां पर बड़ी सीधी सी बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको की कहा गया कंसल्ट करके एक लिस्ट तैयार करने के लिए, तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके बनाई जानी है। वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके बनाई जानी है। और उसमें भी मोर ओवर एक बात कह दी गई कि मेकिंग अपॉइंटमेंट
लिस्ट तो आपने बना दी, जो लिस्ट बनाने हैं वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाना है। और जब अपॉइंटमेंट करती है सरकार, सो इन मेकिंग अपॉइंटमेंट द स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राथमिकता उन नामों को दे जो डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ से आए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के ओपिनियन को प्रिवेल करना चाहिए, ना कि डीएम के ओपिनियन को प्रिवेल करना चाहिए। डीएम को प्रोसिक्यूशन का कहां से कुछ पता होगा? डीएम थोड़े पीपी है जो उसको पता है कि क्या होता है नहीं होता है। डीएम कोई भगवान थोड़े कि हर चीज में हाथ डाला और उसको सब समझ में आ गया, भूत प्रेत थोड़े है वो। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। देखिए 2 केसेस मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं फिलहाल। एक पहला केस, ये एक चीज जान लीजिए, कंसल्टेशन वाले मुद्दे पे लिख लेना। एक पहला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राकेश कुमार केसरी। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राकेश कुमार केसरी, AIR 2011, सुप्रीम कोर्ट 1705। दिस इज द साइटेशन। अब इसमें क्या कहा गया वो मैं सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। द मीनिंग of the term consultation consultation cannot be applicable as same in the matter of Chief Justice of Supreme Court of India, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर दो, शॉर्ट में थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहां पर इंडिया में कहा कंसल्टेशन कर, तो कंसल्टेशन शब्द का वो मतलब नहीं निकालना है। दूसरा केस जो निकलता है वो निकलता है फिर से जौहरी मल का। मैंने बार बार कहा है कि जौहरी मल आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज जौहरी मल, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 3800-3800। देखिए एक ही केस है लेकिन उसका प्रसंग चेंज होता जा रहा है, उसका कंटेक्स्ट चेंज होता जा रहा है। तो केस एक ही रहेगा, केस का नाम एक ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रसंग चेंज हो जाएगा उसकी रिलेवेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो हमको अगर केस लॉ याद करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नाम या रट लिया तो हो जाएगा, उसका प्रसंग अपने को पता होना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है, किस कंटेक्स्ट में कौन सी बात कही गई है। तो अभी ये केस तो एक ही है, आपको अभी जस्ट दिखाया। अभी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की बात आई तो वहां पर जौहरी मल का केस आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अभी यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के ओपिनियन को प्राइमेसी दी जानी चाहिए। सो लिख लेना, इन मेकिंग appointment the state government would give primacy, PRIMACY, primacy to the opinion of the district judge। सो डिस्ट्रिक्ट जज के ओपिनियन को प्राइमेसी दी जानी चाहिए। स्पेलिंग आप लोग देख लेना थोड़ा बहुत। डिस्ट्रिक्ट जज के ओपिनियन को प्राइमेसी दी जानी चाहिए। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, उसके वाला बैक कर दीजिए, बढ़ रहा। ठीक है सर। अब एक और नई बात आपको शेयर करता हूं। अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वही पर्सन पीपी बन सकता है जिसका नाम पैनल के अंदर होगा। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट
unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। ये तक तो ठीक है, यानी जो लिस्ट में नाम है तो तुम पीपी बनोगे, तो भाई आप एपीपी बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। लेकिन अब इसको भी इन्होंने नकार दिया, इसको भी हटा दिया। बोले पैनल में नाम होने से क्या होता है, पैनल में नाम होने से तुम पीपी के लिए एलिजिबल हो जाओगे? नो, पैनल में नाम होना इज कंपलसरी, बट कंपलसरी है कि पैनल में नाम होना चाहिए, लेकिन पैनल में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप पक्का दावेदार हैं और आपको ही हम रखेंगे एज ए पीपी और एडिशनल पीपी। नहीं रख सकते, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 6 इसी का काट है। क्योंकि सबसेक्शन 6 कहता है कि इवन दो देयर इज ए पैनल ऑफ नेम्स, आपका नाम पैनल ऑफ नेम के अंदर शो कर रहा है, फिर भी हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहां पर बात क्लियर कट कही गई है कि वेयर इन ए स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, यानी हमारे पास पहले से रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, तो हम पैनल वाले नाम को टच नहीं करने जा रहे हैं। यानी पैनल में जो नाम दिया है जरूरी नहीं है कि हम उसको फिर से पीपी या एपीपी बना ही देंगे। सो यहां पर क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली, यहां देखो ओनली लगा दिया है, एक शब्द के चलते पूरी रामायण बदल गई। ओनली फ्रॉम, कहां से? ओनली फ्रॉम अमंग दी पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग सच कैडर, कैडर पकड़ के ले आए। 4 में कहा लिस्ट बनाओ, पैनल के वो डीएम के साथ कंसल्ट करो, डिस्ट्रिक्ट जज कंसल्ट करके बनाएगा, ये सब करके। 5 में कहा कि भैया जब तक लिस्ट में नाम नहीं तब तक पीपी का सपना नहीं। और 6 में कहता है कि रहने दो तेरा लिस्ट फिस्ट फेंको रद्दी की टोकरी में, हमारा जिसको दिल करेगा उसको बनाएंगे। हमारे पास कैडर बनी पड़ी है तो फिर हम कैडर वालों को ना पकड़ ले, तुम्हें क्यों पकड़ेंगे भाई? तो इसी का जवाब आता। अब क्वेश्चन ये निकल के आया कि अगर कैडर में किसी का नाम एक बार इंटर कर गया, जस्ट से इन द ईयर ऑफ 2000 पकड़ लेते हैं, रिसेंट 2000 तक की बात करते हैं, सन 2000, इन द ईयर ऑफ 2000, इन द ईयर ऑफ 2000 किसी एडवोकेट का नाम जो है पैनल में आ गया, पैनल में नाम आ गया, उसके बाद उसका नाम कैडर में भी आ गया इन द ईयर ऑफ 2000, और 2000 से आज 2020 आ गया, 2020 हो गया, और वो लगातार एपीपी या पीपी बनता जा रहा है 15,000 पिछले 20 सालों से, 20 ईयर से। तो उसको एक्सटेंशन कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा? और क्या अगर किसी सरकार ने उसका नाम हटा दिया, किसी केस से उसका नाम हट गया, तो क्या वो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, एक्सटेंशन ऑफ द टर्म बोलो या रिन्यूअल ऑफ द टर्म बोलो, क्या ये राइट हो जाएगा पीपी का, एपीपी का, कि भैया मैं कैडर में हूं इसीलिए मेरे को सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के तहत मेरा राइट बनता है कि मैं कंटिन्यू करूं एज एपीपी और एडिशनल पीपी? क्या सब सेक्शन 6 राइट देता है? इज दिस सब सेक्शन 6 गिव्स अ राइट टू पीपी और एडिशनल पीपी कि हाँ वो मांग सकता है कि हाँ मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को ही काम चाहिए, मैं ही रहूंगा, मुझे ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये एक नया झमेला क्रिएट हुआ। कितना इजी लग रहा था कल 24 पढ़ने के बाद, झमेले के झमेले दिख रहे हैं इस पे। तो इसका झमेले का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा सीधा है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया था 1993 में। 1993 में ही इसका सॉल्यूशन आ गया था। एक केस हुआ था, ये भी यूपी से ही आएगा, सब झमेले यूपी और बिहार से ही निकलते हैं, फैक्ट है ये। हरपाल सिंह चौहान का एक केस है जो कि स्टेट ऑफ यूपी से निकल के आया, हरपाल सिंह चौहान। ये चौहान जी का केस था, हरपाल सिंह चौहान का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यहां पर हम मानते हैं कि देयर इज ए क्लॉज, देयर इज ए सबसेक्शन अंडर सेक्शन 6, सेक्शन सबसेक्शन 6 के अंदर रिन्यूअल की बात होती है, एक्सटेंशन की एक तरीके से बात होती है, बट यू कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। ठीक है, मैं मानता हूं कि है, बट देयर इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 24
सब सेक्शन 6 के अंदर भी अगर कोई प्रोविजन बैठा है तो भी आप मैटर ऑफ राइट, अधिकार से नहीं बोल सकते कि मेरे को तो मांगता है भाई, मैं ही रहूंगा। यार तुम ही 25 साल 50 साल मरते दम तक तुम ही रहोगे, देन द न्यू कमर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये एक इशू हो जाता है। सो यहां पर एक पॉइंट आता है, वो आपको मैं शेयर करता हूं। केस का नाम है हरपाल सिंह चौहान, हरपाल सिंह चौहान वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट 2436। अब इस केस में क्या था वो आपको शेयर कर देता हूं। मियरली बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन, अभी बिहार APO आया है, किसी ने भरा होगा, अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं देखेंगे तो लुटिया डूब सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से निगेटिव मार्किंग है। सो merely because there is a provision for extension or renewal of the term, the same cannot be, यानी सेम का मतलब एक्सटेंशन और रिन्यूअल की बात हो रही है। यहां मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी कर दे रहा हूं, आप लोग बाकी आप लोगों के ऊपर है। सो द सेम का मतलब एक्सटेंशन एंड रिन्यूअल कैन नॉट, यहां पर आ गया कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, इसको आप अधिकार के तहत नहीं मांग सकते कि मेरा अधिकार है, सब सेक्शन 6 की वजह से मेरे को ही काम मिलना चाहिए। अब इसके पीछे भी एक और कहानी, एक नई कहानी मैं आपको शेयर करता हूं, ये भी आप जान लीजिए। अधिकार की बात हो गई, बात नई है, रिसेंट है। हुआ क्या कि आप समझ रहे हैं कि जो डीएम एक लिस्ट बनाता है, डीएम के लिस्ट के बाद भी एक कैडर होती है सरकार के पास। सरकार के पास क्या होता है, गवर्नमेंट के पास, यानी लॉ मिनिस्ट्री की बात करो, सीधा मैं टू द पॉइंट बोलता हूं। सरकार जो शब्द है बड़ा भैया कंफ्यूजिंग शब्द है, क्योंकि सरकार शब्द में सब पागल हो जाते हैं। पागल इसलिए होते हैं यार, सरकार के अंदर तो सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ घुसा हुआ है। क्यों? लॉ मिनिस्ट्री, उसके अंदर होम मिनिस्ट्री, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो सारे मिनिस्ट्री का तो जिम्मा ठेका वही लेके बैठे हैं। तो हमारा काम का जिम्मा, हमारे काम का डिपार्टमेंट कौन सा है? तो हमारे काम का डिपार्टमेंट होम भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, हमारे काम का जिम्मा लॉ मिनिस्ट्री में भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम लोग मान के लें कि लॉ डिपार्टमेंट करता होगा तो उसकी बात करें। प्रोसिक्यूशन का भी होता है, होम के अंदर आता है, ऐसे करके। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि इनके पास कैडर भी होता है, इनके पास डीएम का बनाया लिस्ट भी होता है। अब एक बड़ा भयंकर मुद्दा निकल के आया, एक बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन निकल के आया, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। बड़ा भयंकर क्वेश्चन। नॉट के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट के बाद बाई है सर, ये कैन नॉट बी क्लेम्ड, BEB। तो ये एक बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन निकल के आया, बड़ा भयंकर क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो पैनल बनता है वो तक ठीक है, जो कैडर बनता है वो भी ठीक है, उसको इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल, LEGAL, लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल। अब ये वर्ड कभी एग्जाम में पूछ दे तो परेशान मत हो जाना कि ये कहां से आ गया, कौन सा भूत है ये। तो लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल, ये क्या होता है? देखिए, लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल बेसिकली क्या है? ये एक कंपाइलेशन होता है, आप साथ के साथ लिख ही लो। इट इज ए कंपाइलेशन। कंपाइलेशन किस चीज का? कंपाइलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यानी सरकार के तरफ से, यानी वही लॉ मिनिस्ट्री के तरफ से जो कुछ भी ऑर्डर आता जाता है, तो ऑर्डर का अब यहां इसका क्या जो रोल आ गया भाई? अब देखना कितना कॉम्प्लिकेशन चलता है, कितना पॉलिटिक्स गंदा होता है, वो समझा देता हूं यहीं पे। अभी सब सेक्शन 4 के तहत डीएम ने लिस्ट बनाई, पैनल।
सब सेक्शन 6 में चले जाओगे तो वहां आपको कैडर दिखेगा। तो 4 में यानी सब सेक्शन 4 में दिखा पैनल और 6 में दिखा कैडर। अब क्वेश्चन ये निकल गया कि सरकार आदेश देती है, ऑर्डर देती है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार देती है वो लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल कहलाता है। तो लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल में जो सरकारी आदेश छपते जा रहा है उसमें कहा गया कि मान लो एक वकील साहब है एबीसी, दूसरे वकील साहब का नाम है XYZ। तो कहा गया कि भैया हम एबीसी वकील साहब को नहीं रखेंगे, हम XYZ वकील साहब को क्या करेंगे, हम एपीपी अपॉइंट करते हैं या एडिशनल पीपी अपॉइंट करते हैं। तो ये सरकारी आदेश में छप गया। अब छप तो गया, लेकिन अब किसी ने चैलेंज कर दिया कि भाई उनको क्यों रखा, हमको क्यों नहीं रखा, तो क्या हो। तो इन्होंने एक दावा किया, ये भी फिर से यूपी का ही केस है, फिर जौहरी मल ही आएगा इसमें, और नया केस भी बता रहा हूं, जौहरी मल में भी सब झमेला था, ठीक है। तो एक बड़ा विचित्र सिचुएशन आ गया कि भैया ये क्या चल रहा है, सरकारी आदेश है, सरकारी, उन्होंने कहा कि भैया सरकारी आदेश है कि एबीसी को रखना है, XYZ को नहीं रखना है, या XYZ को रखना है, एबीसी को हम पीपी नहीं अपॉइंट करते। तो बोला गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकला कि जो सरकारी आदेश है, लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल है, क्या ये लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल जो सरकारी आदेश का मैनुअल है, इनका कहना था, सरकार का कहना था कि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, आर्टिकल 13 के अंदर इसको लॉ है, लॉ, यानी ये लॉ बन गया। सरकारी आदेश को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इन्होंने कहा कि ये लॉ है, और जब कोई शब्द लॉ बन गया, आर्टिकल 13 के तहत लॉ बन गया, संविधान के तहत लॉ बन गया, तो भैया उसको चैलेंज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यूपी के जो सरकारी वकील थे, यूपी की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि ये तो सर लॉ है, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के तहत तो ये लॉ है, और जब ये लॉ है तब तो फिर इसका कुछ हम करना बड़ा मुश्किल होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात इंटरेस्टिंग कही। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या होता है सरकारी आदेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकारी आदेश, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। क्या होता है, व्हाट दिस इज। आज मान लीजिए मुलायम सिंह यादव की सरकार थी पहले, तो उनके सरकार का आदेश चलता था, यूपी का इसलिए वहां की बात कर रहा हूं। अब मुलायम सिंह जी हट गए, अब उसके बाद समाजवादी पार्टी हट गई, तो उसके बाद बीजेपी आया, तो योगी जी अब जो फटर फटर आप आदेश कर दें वो उन आदेश का हो जाए। उन सबके पहले मायावती थी तो मायावती का आदेश चलता था, उन सबके पहले फिर मुलायम सिंह यादव थे, वो तो अलग अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रूलिंग पार्टी सरकार बनाती है तो वो सरकार बनाती है और वो अपना अपना आदेश देती है। तो मान लीजिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में किसी एबीसी नाम के वकील को रखा गया था पीपी, तो उसके बाद आ गई मायावती की सरकार, मायावती ने कहा हटाओ इसको, एबीसी को हटाओ, फेंको बाहर रद्दी की टोकरी में, हम XYZ को पीपी अपॉइंट करते हैं। अब आ गया योगी का सरकार, तो बोले एबीसी हटाओ, XYZ भी हटाओ, हम तीसरे को रखेंगे भाई, PQR को रख लेंगे हमने उसको रख लिया। तो सरकारी आदेश का क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरकारी आदेश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। इट मींस द एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैन बी अमेंडेड। It means the executive orders, executive instructions can be altered. It can be withdrawn at the whims and caprice of the executive for the party in power. जो सरकार पावर में आएगी, जो पार्टी पावर में आएगी, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अपना जो अमेंडमेंट करती रहेगी। So that's why आप जो चिल्ला के आवाज नहीं आ रहा होता है, पेपर वाला गाड़ी जाएगा ना, म्यूट कर लो थोड़ा, जिनका और म्यूट कर लो। तो आप जो कह रहे हो कि लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल जो है ये आर्टिकल 13 के अंदर आ गया, ऐसा नहीं होता है कि लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल आर्टिकल 13 के अंदर आएगा। तो इन्होंने कह दिया एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इज बियॉन्ड एनी कैबिल एंड डू नॉट कैरी, क्या मैं बोल रहा हूं, डू नॉट कैरी the same status
एज ए स्टैट्यूट। आफ्टर ऑर्डर तो ऑर्डर ही है। सरकार ने आदेश दिया जैसे 31 मई को, मई कह रहा हूं, मार्च को, कि भैया लॉकडाउन करेंगे, आदेश था, खत्म हो गया। अब कल को नई सरकार आएगी, मोदी जी चले जाएंगे, कोई नई सरकार आएगी, फिर वो नया आदेश निकाल देगी। योगी जी चले जाएंगे, कोई नया सरकार आएगा, वो अपना आदेश देगी। सो यहां पर सीधी सीधी बात ये हो गई कि लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल लॉ नहीं है एज पर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो लॉ हो जाएगा तो फिर जो पकड़ के बैठ गया है पीपी की कुर्सी, उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पीपी की कुर्सी पकड़ के बैठ गया उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सरकारी आदेश से पीपी बना है, वो सरकारी आदेश से एपीपी बना है, वो लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल की वजह से पीपी और एपीपी की पोस्ट पर बैठा हुआ है। सी द पॉलिटिक्स एंड द टेक्निकलिटीज विद एपीपी एंड पीपी, ये सब बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाला है, ये सब केस लॉ के अंदर मिलने वाला है। और पढ़ के अगर आप समझते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पढ़िए तो इन डेप्थ पढ़िए, ऊपर ऊपर मत पढ़ के निकल जाइए। तो आप लिख लेना, इस केस को मैं आपको शेयर कर देता हूं। रिसेंटली ये हुआ है, 2014 का मामला है, और इसमें जौहरी मल का भी रोल है, ये पहले बता दे रहा हूं, तो लिख लेना। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अजय कुमार शर्मा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अजय कुमार शर्मा, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 352। जो लोग पीपी की पोस्ट के लिए लड़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि क्या पॉलिटिक्स होता है। हम लोगों को समझ में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप सोचो, मैं थोड़ी सी हटके बातें करता हूं, मे भी हो सकता है कि आप मेरी बात को स्वीकार ना करें, एडमिट ना करें, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लगता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को रामायण महाभारत गीता सीता सब सिखाया गया। उसकी जगह पर बेटर होता कि वो कानून की कोई सीरियल चला दिया करते, लॉ सिखा देते तो ज्यादा बेटर होता। लोग जानते, इतने केसेस कोर्ट में पेंडिंग नहीं होते, हम अपने राइट्स को जानते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपको ऐसी गोली खिलाएंगे कि आप उस गोली खा के नशे में बस झूमते रहो। वो सिखा देंगे तो फिर आप उस सरकार को कल चैलेंज करेंगे। सरकार अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती है। दिस इज द थिंग। ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, उसमें हम लोगों को फिलहाल जाना नहीं है क्योंकि वी आर नॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अजय कुमार शर्मा, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 352, और केस पुराना वाला आपका आ गया साथ के साथ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज जौहरी मल। ये तो अब आपको याद हो गया होगा, जौहरी मल इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है और पूरे साइटेशन के साथ। AIR कितना है? 2004, सुप्रीम कोर्ट हो गया है इसका 3800। अब 2 लाइनें आपको नोट करनी है, लिख लीजिए फटाफट, मैं नेक्स्ट पेज से आपको इसका दे दूंगा। ये थोड़ा सा ऑडियो म्यूट कर लो, जिनका भी ऑडियो ऑन है ना, आप लोग जरा म्यूट कर लो। किनका ऑडियो ऑन है? जिनका भी ऑडियो ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। नाउ लिख लेना, द लीगल रिमेम्बरेंस, the legal remembrance manual is merely a compilation, COMPILATION, compilation of executive orders। यानी देखो, सेक्शन 24 के साथ आर्टिकल 13 यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेड विथ हो रहा है, एंड इज नॉट ए लॉ, ये लॉ नहीं होता है। विद इन, यहां पर क्लियर कर दिया, नॉट ए लॉ, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, of the Constitution of India। अब ये इतना अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो ये आप समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, जब तक इसके अंदर की बात आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो होता है या लीगल रिमेम्बरेंस मैनुअल जो होता है वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं होता है, तो नहीं होता है तो उसका असर क्या होगा भाई? अगर वो लॉ नहीं है तो क्या होगा, और अगर वो लॉ है तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ी बात होती है ना कि लॉ है तो क्या होगा।
लॉ नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, ये पार्ट भी आप लोग को क्लियर कर दिया। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, मुझे लगता है कि मैंने आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि पीपी के अपॉइंटमेंट के दो मोड होते हैं। देयर आर टू मोड्स अवेलेबल टिल नाउ, आज तक की बात कर रहे हैं। देयर आर टू मोड्स अवेलेबल टिल नाउ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दो तरीके हैं जिसके जरिए पीपी या एपीपी हिंदुस्तान के अंदर बना जा सकता है। पहला तरीका होता है, फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस। यानी पहला तरीका होता है जो कि पैनल में अगर नाम छप गया, आपका आ गया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशंस जज अगर आपको फिट मानता है तो आपको पीपी या एडिशनल पीपी किसी जिले का बना सकता है। तो पहला हो गया सबसेक्शन 4, यानी कि 24 का सबसेक्शन 4 के तहत जो पैनल वाला नाम बनाया जाता है उसके जरिए एक पीपी का अपॉइंटमेंट होता है। अब आप सोचेंगे ये दूसरा कहां से पैदा हो गया, तो दूसरा पैदा होता है 24 का सबसेक्शन 6 के तहत पैदा होता है। यानी द अदर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी और एडिशनल पीपी इज फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन्स इन स्टेट वेयर एग्जिस्ट रेगुलर कैडर। रेगुलर कैडर पहले से चलता आ रहा है, सो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। अब इसमें क्या कहा गया कि वो पर्सन जो कि एलिजिबल हैं अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली, उन्हीं को हम लेंगे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं कम से कम 7 साल से। तो देखिए लिस्ट तो बना दी उधर और एक बना दिया इधर, एक कैडर भी दे दिया और एक पैनल भी दे दिया। और सरकार पैनल से नहीं बंधी है, कैडर से चलती है। फैक्ट यही है, कैडर से चलती है। यानी कैडर में जिसका नाम आ गया उसको वो पीपी या एपी बना करके आगे ले जा सकती है। और ये जो मैंने आपको बातें बताई कि देयर आर टू मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपी इज अवेलेबल, इसका सपोर्टिंग केस है दीपक अग्रवाल केशव कौशिक। ठीक है, ये 2013 का केस है, ये भी आपको फ्रीक्वेंटली दिखेगा, ये बड़ा फेमस केस है। तो ये नाम सिर्फ डाल दो, दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक। केशव कौशिक, KAUSHIK कौशिक, 2013 5 SCC 277। आप लिख लेना। देयर आर, मैं शॉर्टकट इसका दे रहा हूं, थोड़ा उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर टू मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सबसेक्शन 4, 6 में क्या खिचड़ी पकी है, क्या है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, सो देयर आर टू मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपी। पीपी के अपॉइंटमेंट के दो मोड्स हैं। वन इज विथ सेक्शन 24 का सबसेक्शन 4 CRPC एंड अदर 24 सबसेक्शन 6 CRPC। यहां पर सेक्शन लिख दो, ये भी क्लियर कर दिया। तो ये रहा, यहां तक की जो कहानी अभी तक शेयर करी वो पीपी और एपीपी के पास घूम रही थी। अब आते हैं कुछ स्पेशल बंदों के पास जिसका नाम दिया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आप लोग को पता है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग 10 साल तक के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एज एन एडवोकेट, उनको किसी खास केस के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के मामले में उनको क्या किया जाता है, स्पेशल पीपी बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक तो भी सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। उतार लिया होगा, आई होप सो। सर हाँ, तो अब उतार लीजिए। तो यहां पर फिर वही बात आती है, क्योंकि गोलमाल सब जगह बैठा हुआ है। रिमेंबर, गोलमाल सब जगह बैठा हुआ है, तो गोलमाल को हटाने के लिए फिर एक बात आती है। और एक आपको पता होगा सेंटर फॉर PIL करके एक NGO चलता है, सेंटर फॉर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सेंटर फॉर PIL। तो जो सेंटर फॉर PIL है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया,
इसने एक केस डाला था इन द ईयर ऑफ 2012 में। इसमें गोलमोल हुआ था बड़ा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक डायरेक्शन दिया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपके काम की बात तक लेके आ रहा हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि जब भैया तुम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करते हो तो कम से कम उसके जो अपॉइंटमेंट में भी तो साफ सुथरा रखो, फेयरनेस के साथ करो, ऑब्जेक्टिविटी के साथ करो। होता क्या है कि हम सरकार बन गए तो हम अपने रिश्तेदारों को ही बैठाना शुरू कर देते हैं। अब भले रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको टैलेंट हो या ना हो, ये बस बैठ गए। पोजिशनल पावर दिखता है दुनिया में, बस दिस इज द पॉइंट। और इसकी वजह से टैलेंट मार खा जाता है। अगर हिंदुस्तान में आप समझ के देख लो, अगर ऐसा हो, अगर ये वाला सिस्टम चलता रहे, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे या बाकी लोग इंटरफेयर ना करें, तो पता चलता कि फेसबुक भी इंडियन ने बनाया है, हम ही लोगों ने बनाया है, ट्विटर भी हम ही ने बनाया है, मोबाइल फोन भी हम ही लोगों ने बनाया, आईफोन का भी हम लोग ही फाउंडर थे, तो सब चीज हम ही लोग बना लेंगे। ऐसा कुछ दिन के बाद आपको हो सकता है देखने को मिलता होता। क्योंकि ये होता क्या है, टैलेंट की नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गालमेल होता है, कुछ गड़बड़ होती है। तो हम लोग इस बात को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर PIL डली थी, इसीलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं आपके सामने। सेंटर फॉर PIL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 3725। अब इस केस में क्या कहानी है वो जरा समझ लेते हैं इंटरेस्टिंगली। एक लाइन में से लिख लो, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल PP, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं PP, utmost fairness and objectivity should be observed. अब एक नया क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, अगर समझ पाते हो तो बताना मेरे को बढ़िया से। क्वेश्चन ये है कि अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हटाया भी जा सकता है, तो हटाने का प्रोविजन कहां दिया है? और अपॉइंटमेंट भी कैसे होगा भाई? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो कोई प्रोविजन दे ही नहीं रहा, जैसे PP का प्रोविजन आपको दिखता है। अब इसको इंटरव्यू में पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। यूपी में हुआ APO का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया, बिहार में हुआ UPO का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया। क्योंकि सवाल पूछेंगे कहां से, जितना है उसी में तो क्वेश्चन से निकाल के पूछेंगे। तो अब सवाल ये निकल के आता है कि भैया जैसे आपको PP का अपॉइंटमेंट तो दिखा कि पैनल में होगा, लिस्ट में होगा, कैडर में होगा, वो तो दिखता है, लेकिन SPP का क्या हाल चाल है? SPP कहां से दिखने वाला है आपको? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24(8) में है सर। हाँ जी, 24 का सबसेक्शन 8 में क्या लिखा है सबसेक्शन 8 के अंदर? सर इसमें वो है, एक मिनट, क्या लिखा है पढ़ के बताइए, आपके स्क्रीन पर दे दिया मैंने। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और अपॉइंट, बहुत बढ़िया, हाँ पढ़िए आप पढ़िए, मैं इंटर क्लास ऑफ केसेस a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor। तो इसमें क्या होगा सर? इसमें 10 ईयर का उसको जो बताया एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि 10 ईयर्स उन्होंने एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो, अपॉइंट करते हैं सर। तो जिसके पास 10 ईयर का प्रैक्टिस है, तो मेरे पास 10 ईयर का प्रैक्टिस है, तो मुझे भी अपॉइंट कर देंगे। किसी को भी अगर 10 ईयर्स वाले को देखा जाए तब तो फिर बहुत लोग हो जाएंगे। 5000 किसी अगर बार के अंदर बैठे हैं वकील, उसमें से मुझे लगता है 1000 तो वकील कम से कम ऐसे होंगे जो 10 साल से ऊपर के प्रैक्टिस वाले होंगे। यस सर। तब क्या होगा मैडम? सर स्पेशल केस में, किसी स्पेशल केस में उनको प्रैक्टिस हो 10 साल की। स्पेशल केस में प्रैक्टिस होगी, स्पेशल केस बेचारों को मिलता कहाँ है? हाँ जी,
देखिए ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत अटेम्प्ट लिया। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फर्क आता है, वो थोड़ा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये जुड़ा हुआ है इससे, चारा घोटाला से। इसमें एक अक्यूज्ड पर्सन था राजीव रंजन सिंह, ठीक है, नाम सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, मैं भी, खैर उस पर बात नहीं करते। वहीं सबसे ये कहानी निकल के आई। राजीव रंजन सिंह का ये कहना था अपने केस के अंदर कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 वाला रोल चलता है। ध्यान से समझिएगा। उनका ये कहना था कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 अंडर 24 का 4 और 24 का 5 फॉर प्रोसेसिंग थ्रू ए पैनल जो बनाने के लिए जो लगता है वो लगता है। अब इस केस में बड़ा झमेला हुआ। अब इस झमेले में कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो ऐसा नहीं हो सकता है, और बहुत सारे कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट करा और कहा कि नहीं हो सकता है। इवन आंध्र प्रदेश का डिवीजन बेंच, 2014 का डिवीजन बेंच, बहुत सारे केसेस ने इसको, बहुत सारे कोर्ट्स ने इसको कहा कि ऐसा नहीं है कि सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 का जो प्रोसीजर है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ध्यान से दीजिएगा, अप्लीकेबल होता है। तो अब का सवाल क्या उठा, कैसे होता है? तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर हम बात करें तो स्पेशल, अब एक मैं यहां से थोड़ा आपको कहानी थोड़ा हट के दे रहा हूं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट की बात होती है तो इसका भी लिस्ट वैसे ही जाता है जैसे पीपी का लिस्ट जाता है डीएम के थ्रू, पैनल के थ्रू। क्योंकि स्पेशल पीपी में और इसमें कोई फर्क नहीं होता, पीपी और स्पेशल, बस फर्क क्या होता है नंबर ऑफ प्रैक्टिस का, टर्म ऑफ प्रैक्टिस का। वो 7 साल नहीं कंप्लीट करेंगे तो हम पीपी नहीं बनाएंगे, ये 10 साल कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम स्पेशल पीपी नहीं बनाएंगे। तो स्पेशल पीपी चुनोगे कहां से, कैसे लेके आओगे स्पेशल पीपी? क्या हवा में लेके आओगे या पैरासूट से लैंडिंग होगी उसकी, क्या हेलीकॉप्टर से गिरा दोगे, लो भैया स्पेशल पीपी आ गया? तो उसका प्रोसीजर वही होता है जो, यानी कि प्रोसीजर, अब देखिए केसेस मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, कुछ में कहा गया होता है, किस में कहा गया नहीं होता है। तो मैं जो अभी रिसेंट जो मामला है उस पे मैं बता रहा हूं, उसमें कहा था कि नहीं होता है। बाद में एक बड़ी सीधी सी बात इतनी कही गई कि ये जरूरी नहीं है कि अपॉइंटमेंट के लिए कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो किया जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर डीएम इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट जज अगर बैठ करके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिस्ट का डिमांड करता है, पैनल ऑफ नेम बनाता है, तो उसी से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये बात भी क्लियर कर दी, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हटाने का झंझट कहां से होगा, हटाएंगे कैसे? हटाने का अलग ही झमेला है। देखो अपॉइंटमेंट का झमेला तो दिखता है, लेकिन हटाने का बहुत बड़ा झमेला है इनका, हटाने का। अब बहुत से लोग पीपी बन जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि मेरे को हटाएंगे कहां से। फैक्ट मैं बता रहा हूं, हटा दिया तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि भाई हटा दिया तो हटा दिया, अब क्या करेंगे, सरकार बदल गई, हट गए, कोई राइट तो अधिकार तो है नहीं। खैर, लेकिन हटाने का सरकार का जो प्रोविजन है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। गवर्नमेंट का अनडाउटेबली, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, द गवर्नमेंट अनडाउटेबली हैज द पावर टू विड्रॉ और रिवोक द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अनडाउटेबली पावर है विड्रॉ करने का, रिवोक करने का अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पीपी का अंडर सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि पीपी पढ़ते पढ़ते हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट में चले जाएंगे। तो स्पेशल पीपी, आप भी पूछ सकते हो तो आपके कलीग से, फ्रेंड से, कि कहां से जनरल क्लॉजेज एक्ट घुस गया। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 21 है जिसमें सरकार को यह पावर मिला है अनडाउटेबली कि वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट को रिवोक कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। नाउ तो ये पॉइंट लिख ही लो, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। द गवर्नमेंट undoubtedly has the power to withdraw
हैज द पावर टू विथड्रॉ और रिवोक द अपॉइंटमेंट of a special PP of a special PP, मैंने शॉर्ट में लिख दिया SPP, within of section 21 of the general clauses। तो ये सब मेंशन कर देना, 24 के साथ पढ़ना होता है। Now, 10 इयर्स का जो होता है मैं आपको क्लियर करता हूं, 10 इयर्स और 7 इयर्स ये कंपलसरी है, चाहे वो पीपी बने, चाहे वो एपीपी बने, चाहे वो सब एसपीपी बने, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, एज द केस में भी, जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब मैं आपको पीपी की जन्म कुंडली दे देता हूं। पीपी की जन्म कुंडली कहने का मतलब क्या है? पीपी की जन्म कुंडली कहने का मतलब है कि सीआरपीसी में वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, इन शॉर्ट सारे के सारे जितने हैं आपको अभी तक के लिए दे देता हूं कि सीआरपीसी के अंदर वो सारे सेक्शंस जो हैं जो पीपी को लगते होंगे वो मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो आप लिख लेना इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये मत लिख देना पब्लिक, आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हम लोग जन्म कुंडली निकाल रहे हैं, या आप कह सकते हो प्रोविजंस रिलेटेड विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीआरपीसी, प्रोविजंस रिलेटेड विद सीआरपीसी। इसीलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में क्या है, जरा ध्यान से देखते चलना, उतारते चलना साथ के साथ। आप में से बहुतों को पता भी होगा, और कितने नंबर ऑफ सेक्शंस बनते हैं वो भी ध्यान देना। ठीक है, आप नोट कर सकते हो उससे। उल्टा लिखूंगा मैं, सेक्शन नंबर पहले नहीं लिखूंगा, कंटेंट पहले लिखूंगा। सो पीपी शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, पीपी में अपीयर विदाउट अथॉरिटी। तो देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपीयर करने का लिए किसी के बाप की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये दिमाग में बैठ जाएगा, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया ना बाप, दिमाग में बैठ जाएगी, बोलेंगे सर ने ऐसा बोला था तो दिमाग में बैठ गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पीपी को परमिशन लेने के लिए यानी अपीयर करने के लिए किसी भी अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेना। अपीयर करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। सो पीपी में अपीयर विदाउट अथॉरिटी, किसी के बाप से परमिशन लेने की उसको जरूरत नहीं है कहीं भी अपीयर करने के लिए। अंडर सेक्शन 301 ऑफ द सीआरपीसी, अभी बार बार सीआरपीसी नहीं मेंशन कर सकता, यहां लिख दिया है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट से तो बिल्कुल उसको परमिशन नहीं है, मजिस्ट्रेट तो उसके नीचे होता है। सो विदाउट मजिस्ट्रेट, पीपी में अपीयर विदाउट अथॉरिटी, एंड यहीं पर मैं कर देता हूं एंड करके विदाउट मजिस्ट्रेट। तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इंटर करके बोल सकता है वो, अंडर सेक्शन 302 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, नाउ देखिए एज टू, ये हो गया एक दो, दूसरा एज, तीसरा एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ अदर पर्सन्स, as to appointment of other persons by magistrate, other person का अपॉइंटमेंट करता है मजिस्ट्रेट टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। ध्यान दीजिएगा, टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन यानी मजिस्ट्रेट को पावर है कि मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को एज ए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। ये पावर मिलता है अंडर सेक्शन 302(1)(2), वहां जाके देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स
प्राइवेट प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी नहीं है, जो सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फॉर्मेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स और प्लीडर्स, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स और प्लीडर्स, इस लगा दो, मे अपीयर. देखिए यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं, प्राइवेट लगा दिया है, ध्यान से सुन लेना, ये नहीं तो बोलना कि गड़बड़ कर दिया सर ने ऐसा बोला था. यहां मैंने पहले बोल दिया प्राइवेट प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बोल रहा हूं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग कौन. अब यहां पर आप लोग को ये दिमाग में बैठ सकता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं रफ आइडिया के लिए कि प्रोसिक्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स, एक प्राइवेट प्रोसिक्यूटर होता है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है. हाँ वैसे रख सकते हैं, रफली आप दिमाग में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना होता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लिखोगे, जहां प्राइवेट है वहां प्राइवेट ही लिखोगे. पब्लिक प्रोसिक्यूटर 3 तरह का होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं. सो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स और प्लीडर्स में अपीयर, तो इसको अपीयर करने के पहले क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, विथ द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. अब ये मिलता कहां है, सेक्शन 302 के अंदर ही परमिशन लेनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट, अब ये जो प्राइवेट, इसी में कंटिन्यू कर दूंगा मैं. प्राइवेट प्रोसिक्यूटर और जो प्लीडर्स होते हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के परमिशन से केस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर लिख देना, एंड उसी में कंटिन्यू कर दो, एंड कंडक्ट अंडर दी डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, किसके निर्देशन में, पीपी के निर्देशन में, डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर. हाँ सर ये जो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर ये तो एडवोकेट ही होते हैं ना सर? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला. प्राइवेट प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल वाला कंपल्सन नहीं होता है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली. ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल वाला कॉन्सेप्ट है भाई, 7 इयर्स प्रैक्टिस. प्राइवेट प्रोसिक्यूटर तो आप कल निकले हो, आज जा करके लेके आ जाओ केस, कोई दिक्कत नहीं है. प्राइवेट वालों के लिए आपने कल एनरोलमेंट कराया, आज मेंबरशिप ली, जाओ केस लड़ो, मकदमा साइन करो. सो द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये मामला निकलता है अंडर सेक्शन 301 ऑफ द सीआरपीसी. 301 सीआरपीसी के अंदर परमिशन है. नेक्स्ट, केस विड्रॉ करने का पावर तो आप लोगों में से किसी ने बताया था, विड्रॉवल ऑफ केस 21 में बाय पीपी. पीपी बोले तो पब्लिक मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्राइवेट लिखा है, तो आप ये मेंशन कर देना भाई, सिर्फ पीपी पीपी से काम नहीं चलेगा. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये क्या होगा, अंडर सेक्शन 321 सीआरपीसी. सेशन ट्रायल में पीपी का रोल, सेशन ट्रायल में पीपी कंडक्ट करता है, बताइए कौन सा सेक्शन है, बिना देखे बताने की कोशिश करना. सर ये 24 का 3 है सर. सेशन ट्रायल बोल रहा हूं मैडम, सेशन ट्रायल. बिना देखे अगर बता सकते हो तो बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है, या देख के तो मैं भी बता दूंगा, आप भी बता देंगे. अंडर सेक्शन 225 सीआरपीसी सेशन ट्रायल जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, उतार लिया हो तो चले आगे. एक मिनट सर. सो एवरीथिंग अबाउट पीपी में बता ही दूंगा आप लोगों को, जब एवरीथिंग अबाउट सीआरपीसी है तो एवरीथिंग अबाउट पीपी हो जाएगा, तो अब इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. बस सर थोड़ा सा रहे. लिखो लिखो आप लिखो. सर जो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर होते हैं सर, ये किस तरह के केस ये लेते हैं सर? कोई भी केस, फ्री है, फ्री है, फ्री. अगर वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे तो फिर सर परमिशन बोल लेंगे. पीपी सर मतलब सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत सारे परमिशन नहीं लेंगे. हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन लेना, परमिशन ऐसा पूछना नहीं होता है जाके, वो खड़े हो जाते हैं, उतना उनका इम्प्लीकेशन होता है कि भाई आ गया तो चुप रहना है. ये बताऊंगा, ये हेल्प ले सकते हैं, पीपी की हेल्प ले लेते हैं उस केस में प्रोसिक्यूशन. हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं.
हाँ दोनों जने लड़ते हैं, अगर वो कंप्लेनेंट सर्टिफिकेट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ, रिक्वायर्स फॉर ट्रायल, देखिए यहां सर्टिफिकेट भी जारी करता है, फॉर ट्रायल ऑफ ए पर्सन। ये बहुत भयंकर है ये सेक्शन, ये सेक्शन इसलिए भयंकर है मतलब बोल रहा हूं, कारण है कि क्षमादान, पार्डन देने के बाद ये कचरा होता है, तो ये याद रखने के लिए मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूं। सर्टिफिकेट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्वायर्स फॉर ट्रायल ऑफ ए पर्सन नॉट कंप्लाइंग with condition of pardon, with conditions of pardon। अब ये क्या है जो लोगों को नहीं पता है और जिनको पता है बड़ी अच्छी बात है। होता क्या है कि हमारे यहाँ प्रोविजन है कि अगर कोई अपराधी अगर सरकारी वकील बन जाता, सरकारी गवाह बन जाता है तो उसको क्षमादान दे दिया जाता है, उसको कम सजा दी जाती है या ऑलमोस्ट माफ कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अब ये कौन सर्टिफिकेट देगा कि जो अभियुक्त था, जो अक्यूज्ड था, उसने इतनी सारी बातें बता दी, इतने सारे राज खोल दिए अपराध के बारे में, ऑफेंस के बारे में, कि कन्विक्शन हो सकता है दूसरे अक्यूज्ड का। कहने का मतलब 1 2 3 4 लोग मतलब अक्यूज्ड हैं किसी केस में, और 2 नंबर का अक्यूज्ड बोलता है सर मेरे को मत मारो, मेरे को मत पीटो, मैं तो आपका सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मेरे को क्या करा दो, क्षमादान दिला दो। अब क्षमादान क्या है, इसको पता है कि फांसी की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, तो मेरे को क्षमादान दिला दो, मेरे को 5 साल में छोड़ा दो, 10 साल में छोड़ा दो, मैं सब कुछ बता दूंगा कि हम लोग ने कैसे चोरी किया, मर्डर किया, डकैती करी, रेप करा, वट एवर इट मे बी, वो सब बता देंगे। तो ये कंडीशन दिया कि मैं सब कुछ बता दूंगा, तो अब ये सब कुछ बता देगा ऐसा, तो इसने कुछ कुछ बताया भी, बहुत कुछ बताया भी, लेकिन हो सकता है कि इसने सब कुछ नहीं भी बताया हो। तो ये सर्टिफिकेट कि हाँ इसने सब कुछ बता दिया है और इसके कहे अनुसार 1 3 और 4 जो अक्यूज्ड हैं इनको प्रॉपरली कन्विक्शन हो सकता है, इसके स्टेटमेंट के बेस पर इसका सर्टिफिकेट देता है कौन, पीपी। या नहीं बताया है तो उसका भी सर्टिफिकेट देता है पीपी। यानी पीपी इस बात का सर्टिफिकेट देगा कि 2 नंबर का अक्यूज्ड जिसको क्षमादान दिया गया था, इसने कुछ भी नहीं बताया है ऐसा जिससे कि 1 3 और 4 को हम लोग कन्विक्ट कर सकते हैं, प्रॉपरली कन्विक्शन हो सकता है कोर्ट के अंदर। इसीलिए मैं इसके लिए क्या मांगता हूं कि इसके खिलाफ भी मामला ट्रायल चलाया जाए, ये वाली बात। तो ये सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, पीपी, अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 308 308 ऑफ द सीआरपीसी। नाउ और एक पॉइंट लिख लीजिए, और क्या करता है भाई पीपी, कितने काम करता है बेचारा, लिख लो। फाइलिंग करता है, फाइलिंग ऑफ अपील किस सेक्शन के अंदर करेगा, फाइलिंग ऑफ अपील इन केसेस किस सेक्शन में करता है, डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। किस सेक्शन के अंदर, अंडर डबल एस है तो अंडर सेक्शंस 377 एंड 378। 378 में सर फिर तो सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट। सब कुछ तो बोल ही दिया मैडम, 378 का सब सेक्शन 1, 378 का सब सेक्शन 2। 1 में कौन था, 378 के सब सेक्शन 1 में कौन था, अभी बताया है, बताइए। स्टेट गवर्नमेंट। और 2 में कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया। तो ये आपका था कि क्या क्या उसकी जन्म कुंडली में क्या क्या निकल सकता है, वो सारी बातें आपको यहां तक बता दी। नाउ अब और भी आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं। देखिए अब एक ऐसा केस मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसमें हुआ क्या था कि एक पीपी साहब थे। तो पीपी साहब को क्या था कि उनको कोर्ट के ऑर्डर ऑर्डर से दिक्कत था, मतलब उनको लग रहा था कि कोर्ट जानबूझ करके मिली। अब कोर्ट में भैया कोर्ट पब्लिक के लिए लगता है कोर्ट है कोर्ट है कोर्ट है, अरे कोर्ट में इंसान ही बैठता है, कोई रोबोट थोड़े बैठता है, कोई रोबोट का या मंगल ग्रह का प्राणी थोड़े बैठता है। तो हम ही और आप बैठते हैं। लॉ अपनी जगह सही है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग गलत होते हैं। तो एक पीपी साहब को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा है कोर्ट अपने ऑर्डर्स दे दे करके, तो उन्होंने क्या कर दिया कि
इसकी सूचना कि सो एंड सो कोर्ट के ऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो कुछ गलत तरीके से ऑर्डर पास हो रहे हैं, इसका इंफॉर्मेशन उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो नरेंद्र मोदी जी हो गए, पीएमओ को कर दिया। अब इसके खिलाफ क्या हो गया, जैसे ही इसने चिट्ठी लिख दी तुरंत इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो गया। और मजेदार चीज जानिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो सही ठहराएगी कि डिसिप्लिनरी एक्शन सही है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये भी पार्ट में आपको शेयर कर देता हूं। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। दोबारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल मतलब पीपी हो गया भाई, गवर्नमेंट काउंसिल मेकिंग several incorrect statements in letter to the central government, in letter to the central government informing एज टू ऑर्डर्स, यानी पीपी साहब ने क्या किया, ऑर्डर्स के बारे में बताया, पास्ड बाय द कोर्ट, पास्ड बाय द कोर्ट नॉट प्रॉपर। मतलब एक पीपी को चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव के साथ कम्युनिकेशन ना करे, जो कहना है आप कोर्ट में कह सकते हैं। सो टीसी कौशिक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट 128। पीपी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में वो फेल होता है, उसमें कुछ कमी पाई जाती है, तो सरकारें जो हैं उसको नेक्स्ट टर्म में नहीं रख सकती हैं, उसको ड्रॉप कर सकती हैं, रिन्यू नहीं कर सकती हैं। ये बात भी जान लीजिए, जौहरी मल का केस है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो सर जब कभी सरकारी गलत नियम बना दे तो क्या कर सकते हैं? तो सरकार के नियम को चैलेंज कर दीजिए। नहीं, चैलेंज भी करती है। हाँ। वो प्रूव हो गया वो गलत किया, और वो गलती का जो इन्फ्लुएंस हुआ वो पब्लिक का हुआ, तो उस समय सरकार का क्या होगा? और वो सरकार अगर कॉम्पनसेशन मांगेगा, जिसका लॉस हुआ वो कॉम्पनसेशन मांगे। पहले तो नियम को गलत साबित करना पड़ेगा ना। नियम तो गलत साबित हुए सर। आप तो सुने होंगे झारखंड का केस आया वो, कौन सा? JSSC का है, TGT, सोनी कुमारी का है। अच्छा, अभी कभी उस पर बात करेंगे थोड़ा। अभी इसको जरा मैं फिनिश कर लूं, अभी फिनिश ही होने वाला है, बस 1-2 पॉइंट है, उसके बाद आपको मैं 25 बता दूंगा, ये फिनिश हो जाएगा, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बस 2-4 मिनट और मेरे को दीजिए, 10 मिनट। देखिए, एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि सर हर बात पे इंटरेस्टिंग बोलते हैं, तो अभी और भी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा, थोड़ा ये ऑडियो म्यूट कर लेना जिनका भी ऑन है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग केस के ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये निकलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह केस की सुनवाई होती है, खास के इनकाउंटर केसेज या उस टाइप के कुछ और हाईलाइटेड केसेज होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर जब केस का ट्रांसफर होता है, जब मान लीजिए कि यूपी में कोई केस हुआ, अब यूपी से कोई केस ट्रांसफर होकर के मान लीजिए चला गया दिल्ली, तो यूपी में जो पीपी साहब केस को देख रहे थे, क्या वही पीपी साहब दिल्ली में भी केस को कंटिन्यू करेंगे, या दिल्ली वाला पीपी साहब है जो कि यूपी वाले केस को कंटिन्यू करेगा? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आंसर? क्या होगा? हाँ, दिल्ली वाले यूपी केस को कंट्रोल करेंगे सर।
दिल्ली वाले यूपी केस को कंटिन्यू करेंगे और यूपी वाले यूपी में बैठ जाएंगे। जी सर। अच्छी नहीं बात नहीं है। सर, वो दिल्ली का केस जो यूपी में गया है, यूपी का केस जो दिल्ली में गया है, उसी केस को सर वो कंटिन्यू करेंगे ना वहाँ पे। तो मेरा कहना है कि जो केस जिस स्टेट के अंदर इनिशिएट हुआ था, वो केस ट्रांसफर होने के बाद उसमें कौन सा पीपी अपीयर करेगा, नया पीपी या पुराना पीपी, सिंपल लैंग्वेज में। पुराना नया भी सर, पुराना भी तो चांस ही नहीं है जाने का। द गवर्नमेंट, चलिए अच्छी बात है, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू होम, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, थोड़ा और शॉर्ट कर दे, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू, क्या है, टू विच द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड, the case has been transferred, the PP will appear in that matter. लिख लेना, जयेंद्र सरस्वती, JAYENDRA, जयेंद्र सरस्वती वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट 2997। आपको केस लॉ का सपोर्ट भी दे दिया। आपके आंसर को, आंसर सही था, बेशक आंसर सही था। नाउ अब लास्ट पॉइंट सेक्शन 24 के लिए, लास्ट पॉइंट है सेक्शन 24 के लिए, लेकिन ये भी अपने आप में भारी पॉइंट है। अब आप में से बहुतों को पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू किसको बोल, हाँ जी बोलिए। सर जुडिशियल रिव्यू अपील केस में सर होता है सर, अपीलेट कोर्ट में जो जुडिशियल रिव्यू होता है। अभी सर जुडिशियल रिव्यू अभी सर रिसेंटली जो अयोध्या वाला हुआ था मैटर, उसमें जब केस का डिसीजन आ गया था तो स्पेशली जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला गया था कि कोर्ट दोबारा इस पे संज्ञान ले, मतलब जो उन्होंने दिया है ना जजमेंट, उस पर फिर से एक बार सोचे। देखिए जुडिशियल रिव्यू कुछ दूसरा होता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मैं उतने डिटेल पे भी नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर होता क्या है कि जो कोर्ट्स होती है, कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कोई तीसरा कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ दो कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो कोर्ट ऐसे होते हैं जो कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को भी, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को भी, उसके भी पॉइंट्स को भी जुडिशियली रिव्यू करते हैं कि वेदर दैट एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वेदर दैट लेजिस्लेटिव एक्शन और फंक्शंस इज विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जो उन्होंने एक्शन लिया है एग्जीक्यूटिव ने, क्या जो एक्शन लिया है लेजिस्लेचर ने, क्या वो भारत के संविधान के दायरे के अंदर है या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर चला गया है, ये बात होती है। तो अभी यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मैं सीधा सा आपको एक पॉइंट आपको शेयर करता हूं। ये हरपाल सिंह चौहान का केस मैंने आपको जिक्र करा था, उसी केस में ये आता है। हरपाल सिंह चौहान के केस में ये बात और निकल के आई कि जुडिशियल रिव्यू जो है इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आज नहीं 1993 के आसपास पूछा हुआ है यूपी में, ठीक है, और ये एडीजे का ही क्वेश्चन है। तो judicial review in the matter of appointment, judicial review in the matter of extension of the term of a PP possible? Yes, it is possible. तो बस सीधा लिख लीजिए, होता है, judicial review possible है। किस केस में कहा था वो मैं आपको केस दे देता हूं। judicial review in the matter of
अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन ऑफ टर्म। Judicial review in the matter of appointment or extension of term is possible, is applicable, possible। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं, पॉसिबल। हरपाल सिंह चौहान, स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 24362436। ये पार्ट भी फिनिश, और यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स फिनिश हो गए। एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे लॉ ऑफिसर होते हैं, सरकार के लॉ ऑफिसर, जिसको पीपी नहीं बोल सकते हैं, तो लॉ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट और कैंसलेशन कैसे होता है वो यहाँ डिस्कस नहीं करना। तो ये था अपना सेक्शन 24, यानी एवरीथिंग अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे